मिनॉक्सिडिल के बारे में लोगों में बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं। और जो लोग भी थोड़ा भी मिनॉक्सिडिल के बारे में जानते हैं, तो उनके अंदर ये एक भ्रांति बहुत प्रगाढ़ तरीके से बैठी होती है कि मिनॉक्सिडिल लगाना जब भी आप बंद करेंगे तो आपके बाल दोगुना गति से झड़ेंगे और पहले से ज़्यादा व्यक्ति गंजा हो जाएगा, जो कि एक एब्सोल्युटली रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो उसके ये क्यों रॉन्ग है, तो उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो मिनॉक्सिडिल एक बहुत ही पुरानी दवाई है और ये एफडीए के द्वारा अप्रूव्ड दवाई है तमाम तरह के गंजापन के इलाज में। तो जो सबसे ज्यादा जिस गंजापन में इसका इस्तेमाल किया जाता है वो होता है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। और ये दवाई चूंकि बहुत लंबे समय से उपयोग में लाई जा रही है, तो इसके बारे में ऑलमोस्ट सारी चीजें और बहुत डिटेल में विस्तार से इसके बारे में पता है। तो ये दवाई एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, जिसको मेल पैटर्न बाल्डनेस या फीमेल पैटर्न हेयर लॉस बोला जाता है, उसमें ये दवाई काफ़ी ज़्यादा उपयोग में लाई जाती है। ये मेडिसिन धीरे धीरे काम करती है और स्लोली स्लोली जो न्यू हेयर्स होते हैं उनको भी फॉर्मेशन में मदद करती है। इसके अलावा बालों को मोटा, मजबूत, तंदुरुस्त बनाती है। तो धीरे धीरे करके एक समय आता है जब बाल ठीक ठाक डेंसिटी में, उनमें जान ऐसा लगता है कि बिल्कुल कमजोर नहीं है, पतले नहीं है, मजबूत, मोटे, टिकाऊ बाल आ जाते हैं। लेकिन जब मरीज बंद करता है तो फिर से बाल उसके झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो एक फेज है जिसमें बाल एकदम मजबूत है और बंद करने के बाद आपके बाल फिर से झड़ना शुरू कर दिया। तो काफी लोग इसको ये इंटरप्रेट कर लेते हैं कि अभी तो ठीक था, अचानक बाल झड़ने लगा। तो कई बार लोग उसको बढ़ा चढ़ा करके कि और ज्यादा बाल झड़ने लगा, जो पहले झड़ता था मेरा उससे भी ज्यादा बाल झड़ने लगा। ये गलत स्टेटमेंट होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है उसमें जो डीएचटी रिसेप्टर्स हैं वही उनकी फंक्शनिंग ही डिस्टर्ब्ड है। तो जो मिनॉक्सिडिल आप ऊपर से लगा रहे हैं वो टेम्पोररी बेसिस पे ऐसे समझ लें कि खाद आप लेकर के छिड़क रहे हैं फसल पे। तो जब तक खाद का असर है तब तक वो बालों को सही करके रखे रहा। जैसे ही उसका असर गया तो बाल, जो बीमार बाल थे, वो वापस अपनी पुरानी अवस्था जो बेस लाइन स्टेट थी उसको रिज्यूम करने की कोशिश करते हैं। ये नहीं कि जो पहले की अवस्था थी उससे भी ज्यादा रिसेप्टर म्यूटेट हो गए या खराब हो गए। ऐसा नहीं होता है। जो पहले ही खराब अवस्था में थी उसी स्टेट में फिर से बाल वापस जाने की कोशिश करते हैं। तो चूंकि यहाँ पे प्रॉब्लम रिसेप्टर्स में ही है, मतलब स्ट्रक्चरल बनावट में ही आपके बाल कमजोर मिले हुए हैं। ऐसे समझे कि आपके बनावट में ही, मतलब जो आनुवंशिक बनावट है उसी में आपके बाल वीक मिले हुए हैं। आप उसको जबरदस्ती किसी दवाई के माध्यम से उसको आप मजबूत कर रखे हैं। तो जब दवाई आपने खाद छिड़कना बंद किया तो वो फिर से अपना पुराने कमजोर हालत में वापस आ जाती है। तो ये गलत स्टेटमेंट है कि ज्यादा झड़ने लगा। और यहां पर ये सही हुआ कि जब तक आपने मिनॉक्सिडिल लगाया तब तक ही आपको बेनिफिट मिला। लेकिन मिनॉक्सिडिल केवल इसी गंजापन में नहीं उपयोग में लाई जाती है, ये दूसरे तमाम तरह के गंजापन में उपयोग में लाई जाती है। तो ये स्टेटमेंट कि मिनॉक्सिडिल हर प्रकार के गंजापन में जब तक उपयोग में लाई जाएगी तब तक ही फायदा करेगी, वो गलत है। क्यों? क्योंकि मिनॉक्सिडिल टिलोजन इफ्लूवियम नाम की गंजापन में भी इस्तेमाल होती है, एलोपेशिया एरिएटा में भी यूज होती है, ट्रैक्शन एलोपेशिया उसमें भी इस्तेमाल की जाती है। ये तीनों प्रॉब्लम में मिनॉक्सिडिल का जो असर आता है वो परमानेंट असर होता है, क्योंकि वो बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। उसमें रूट्स स्ट्रक्चरली डिफेक्ट नहीं है, बनावट में ही खराब नहीं है, वो टेम्पोररी किसी कारणवश, जैसे जो टेलोजन इफ्लूवियम होता है, तो जैसे लोग क्रैश डाइटिंग करते हैं, इसी तरह कोई इलनेस हो, बुखार आ गया, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, तो वो टेम्पोररी इंसल्ट है, टेम्पोररी लेवल पे बाल की जड़ डैमेज हुए। तो जो इस परेशानी में मिनॉक्सिडिल का उपयोग होता है, तो इसमें जो बाल आते हैं वो बिल्कुल ही नॉर्मल बाल आते हैं, उसमें स्ट्रक्चरली कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होता है। इस वजह से वो बाल लंबे समय के लिए टिकते हैं, मतलब कि वो टिकाऊ बाल होते हैं। तो डिपेंड करेगा कि मिनॉक्सिडिल किस बीमारी में इस्तेमाल किया जा रहा है। यदि एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया मिनॉक्सिडिल यूज किया जा रहा है तो उसमें जब तक आप इस्तेमाल करेंगे तब तक आपको बेनिफिट मिलेगा। यदि आप उसको उपयोग टिलोजन इफ्लूवियम में कर रहे हैं तो मिनॉक्सिडिल बंद करने के बाद भी आपके बाल बिल्कुल मजबूत, मोटे, टिकाऊ बने रहेंगे। इसलिए रैंडम स्टेटमेंट को इंटरटेन नहीं करना है, साइंटिफिकली अपनी बीमारी को समझना है, डॉक्टर से अपनी बीमारी कंफर्म कराना है और फिर फाइनल स्टेटमेंट निकालना है। थैंक यू।